हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। 14 अगस्त सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। आज फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्जाम नहीं था, तो हम सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। 12:30 से 2:30 बजे जो एग्जाम हुई है इसका एनालिसिस करेंगे। क्लियर है। पीडीएफ के लिए आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए, जितने भी पीडीएफ थी हमने एप्लीकेशन पर डाल दी है। एप्लीकेशन पर आपको क्या करना है, ये 3 स्टेप फॉलो करनी है। एप्लीकेशन पर जाकर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, यहाँ पर स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, तो आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। ये पुलिस कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है हमारी। अगर अभी तक इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है और बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के जो पैटर्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, सेम पैटर्न बेस्ट टेस्ट सीरीज है ये, है ना। इसके अलावा ये जो हमारा स्पेशल ऑफर चल रहा है, इसके तहत आपको ओनली 99 रुपीज़ में मिल रही, लिमिटेड टाइम है। सभी कोर्सेज पर काफ़ी ज़्यादा छूट दी जा रही है, तो आप जल्दी कर सकते हैं। कूपन कोड आपको अप्लाई करना है 15 अगस्त और 12 से 17 अगस्त तक ये ऑफर रहेगा। इसके बाद में ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज हो, तो आप हमें नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। गाइस देखिए, हमें जीके के लगभग सारे के सारे क्वेश्चंस मिल चुके हैं। साइंस के भी क्वेश्चंस अच्छे खासे मिल चुके हैं। मैथ्स और रीजनिंग के पूरे टॉपिक हमें पता चल चुके हैं, तो सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करेंगे। क्लियर है। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं, ये सुदीप नामदेव जी जो कि विदिशा से हैं, इन्होंने 83 स्कोर किया है। विकास वर्मा जी जो कि भोपाल से, इन्होंने 80 स्कोर किया है। तो इन्होंने आज हमें क्वेश्चंस भेजे हैं। क्लियर है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सेंड करने की कोशिश करें। हमें जो क्वेश्चन है, आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सेंड करेंगे उतना सटीक एनालिसिस आपको हम दे पाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपका एग्जाम जब भी हो, जब आप हमें इन नंबर पर जो अपने क्वेश्चन है जरूर सेंड करें, अपडेट करें। क्लियर है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस भेजने की कोशिश करें। एटलीस्ट एक क्वेश्चन भी पता है तो वो भी आप हमें एग्जाम सेंटर से निकलने के तुरंत बाद बता दें। तो इन नंबर को आप सेव करके रख लीजिएगा अपने मोबाइल में। जब भी एग्जाम हो, जब क्वेश्चन जरूर से सेंड आप करिएगा। गाइज आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन को ऑन करके रख लें। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया हमारा आज का, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली आपसे पूछा गया है। वुलर झील आपका यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ये वुलर झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वुलर जो झील है ये कश्मीर घाटी में स्थित है। वुलर झील एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। तो एशिया भी आपको क्वेश्चन में दिया जा सकता है। और यह भारत के जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में स्थित है। बैसिन झील का निर्माण विवर्तनिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप हुआ था। झेलम नदी द्वारा इसे पानी दिया जाता है। झील का जो आकार है ये 12 से 100 वर्ग मील के मौसम में बदलता रहता है। और वुलर जो झील है ये मछली के पर्यायवास स्थान के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। मुख्य प्रजाति सामान्य तौर पर रोजी बॉर्ब, मच्छर पीस, इसके अलावा नेमा चिलस प्रजाति यहाँ पर पाई जाती है। कुछ और डिटेल बात करें, देखिए चिल्का जो झील है ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी जो झील है क्षेत्र के अगर अपन देखें तो केरल की वेम्बनाड झील है क्षेत्रफल में भारत की सबसे बड़ी झील। सांबर साल्ट या सांबर जो झील है लेक है ना, खारे पानी की झील है सांबर जो सॉल्ट लेक है ये भारत की सबसे बड़ी खारी झील है। और भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है ये वुलर झील है, जो कि क्वेश्चन आपसे बना है। मानसबल झील भारत की सबसे गहरी झील है। और पुकोट झील भारत की सबसे छोटी झील है। तो इन झीलों का याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन 2 आज पूछे गए हैं, क्वेश्चन झीलों से, मीठे और खारे पानी की। तो आगे भी क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, ये डिटेल आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई। देखिए, कल भी आपका बैंक से क्वेश्चन बना था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई थी, और आज बना है भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना से। तो बैंकों को आप कवर कर लीजिएगा। 1955 आपका सही जवाब रहेगा। भारतीय स्टेट बैंक एक भारतीय बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग और वित्तीय सेवा वैधानिक निकाय है। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। एसबीआई दुनिया का 43वां सबसे बड़ा बैंक है। 2009 की दुनिया के सबसे बड़े निगमों की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में 236वें स्थान पर ये आई है। इसका मुख्यालय मुंबई में है, जैसा कि बता चुके हैं। इसको स्थापित किया गया था 1 जुलाई 1955 को। और इसमें सहायक कौन कौन से, एसबीआई कार्ड और एसबीआई जीवन बीमा आदि। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बांस की डंडियों का उपयोग कौन से नृत्य में किया जाता है। या फिर इस तरह रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन था कि बांस की डंडियों के ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें बांस की डंडियों का यूज किया जाता है। इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। क्लियर है। तो चेराव नृत्य आपका करेक्ट आंसर रहेगा, जो कि मिजोरम का है। या तो आपसे नृत्य पूछा गया हो, या इस तरह से पूछा गया होगा कि बांस की डंडियों का उपयोग जो
जो बांस की डंडियों का नृत्य बांस की डंडियों का उपयोग जिस नृत्य में किया जाता है वो किस राज्य का है। इस तरह से या तो राज्य पूछा है या नृत्य पूछा है, दोनों में से एक पूछा है, इसलिए दोनों हमने बता दिए हैं। अब देखिए ये जो चेराऊ नृत्य है ये मिजोरम का पारंपरिक नृत्य है। इसमें आमतौर पर 6 से 8 लोग होते हैं जो बांस की एक जोड़ी को जमीन पर क्षेत्रीय रूप से तैनात एक और बांस पर रखते हैं। यह उत्सव के अवसरों के दौरान एक आकर्षण केंद्र है और 2010 में एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था जिसमें एक ही समय में सबसे अधिक चेराऊ नर्तकियों ने प्रदर्शन इसमें किया था। इसे मिजोरम के सबसे पुराने नृत्य रूप में भी माना जाता रूप के भी नाम से जाना जाता है और चेराऊ 6 से 8 लोगों द्वारा बांस की एक जोड़ी बांस के एक क्षैतिज रूप से जमीन पर बांधने के लिए विशेष अवसरों जैसे कि फसल की जोरदार कटाई पर जमीन पर रखा जाता है। और चेराओ द्वारा नृत्य या चेराओ नृत्य में संगीत वाद्ययंत्र के रूप में गोंग और ड्रम का यूज किया जाता है। चेराओ मिजोरम के पारंपरिक और सबसे पुराने नृत्य रूपों में से एक है। इसे मिजोरम के सबसे पुराने नृत्य रूप के नाम से भी जाना जाता है। इसे बांस नृत्य भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है। सही जवाब देखिए ऑप्शन इस तरह से आपको दे रखे थे, मणिपुर, महाराष्ट्र और भी 2 ऑप्शंस थे। तो यहाँ से आपको याद रखना है भारत के उत्तर पूर्व में जो राज्य कौन कौन से हैं, तो इसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। ये जो राज्य है ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्य हैं। तो इनमें से एक महाराष्ट्र आपको जो ऑप्शन दिया था ये नहीं है उत्तर पूर्वी। तो आपसे क्या पूछा है, भारत के उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है। तो मणिपुर दे रखा है और 3 और ऑप्शंस आपको दे रखे होंगे। दो तो हमें मिल चुके, 2 दे रखे होंगे, वो 2 भी इन राज्यों में से नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि एक ही आंसर हो सकता है आपका इस कंडीशन में। तो मणिपुर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। पूर्वोत्तर भारत और भारत का सबसे पूर्वी क्षेत्र है जो देश के भौगोलिक और राजनीतिक प्रशासनिक विभाजन का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें 8 राज्य शामिल है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। और यहाँ 21 किलोमीटर लंबी चौड़ी है ना, यह 21 किलोमीटर चौड़ी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के माध्यम से भारतीय हृदय से स्थल से जुड़ा हुआ है, जिसे आमतौर पर चिकन नेक के रूप में भी जाना जाता है, जिसे रेड की रेखा द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। अभी हम आपको मीठे पानी की झील कवर करवा चुके हैं। अब क्वेश्चन बना है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। ये 2 क्वेश्चन बेसिकली पूछे गए हैं झीलों से। चिल्का झील करेक्ट आंसर रहेगा। चिल्का झील जो है ये खारे पानी की झील है और पूर्वी भारत में ओडिशा राज्य के पुरी, खुर्दा और गंजम झीलों में फैले हुए मुहाना चरित वाला एक उथला लेगून है। चिल्का झील की बात करें, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील उड़ीसा में स्थित है। वुलर झील जो है ये जम्मू कश्मीर में है और यहाँ भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। बेम्बाड झील, बेम्बनाड जो झील है ये भारत की सबसे लंबी झील है जो केरल में स्थित है। सामर जो झील है भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है जो राजस्थान में स्थित है। तो इन सभी के बारे में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, रासलीला नृत्य किस राज्य से संबंधित है। रासलीला जो नृत्य है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ब्रज रासलीला उत्तर प्रदेश के क्षेत्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है जो राधा कृष्ण की कहानी के चारों ओर घूमता है। उत्तरी भारत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की रासलीला लोक नृत्य नाटक कृष्ण के जीवन के दृश्यों पर आधारित है। रासलीला या तो रास नृत्य भागवत पुराण जैसे हिंदू शास्त्रों और गीता गोविंद जैसे साहित्य में वर्णित कृष्ण की पारंपरिक कहानी का हिस्सा है, जहां वह राधा और ब्रज की गोपियों के साथ में नृत्य करते थे। रासलीला भारतनाट्यम, ओडिसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी और कथक सहित अन्य भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के लिए भी एक लोकप्रिय विषय रहा है। कथक का भारतीय शास्त्रीय नृत्य, ब्रज की रासलीला, मणिपुर का रासलीला शास्त्रीय नृत्य वृंदावन से विकसित हुआ है, जिसे नटवारी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, जिसे 1960 के दशक में कथक नृत्यांगना उषा शर्मा द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, दादरा लोकनृत्य कहाँ का है। तो दादरा जो लोकनृत्य है ये उत्तर प्रदेश का है। दादरा उत्तर प्रदेश का एक अत्यंत लोकप्रिय लोकनृत्य है और मुख्य रूप से यह नृत्य रूप गुप्त है और यौन सुख के इर्द गिर्द ये घूमता है। इस नृत्य में गायक कलाकारों को प्लेबैक देते हैं और जो मंच पर प्रदर्शन कर रहे हैं वे गायकों के साथ लिपसिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बिहू किस राज्य का लोकनृत्य है। सही जवाब रहेगा असम का। बिहू असम का लोकनृत्य है। बिहू त्योहार पर लोग मौसम में बदलाव का जश्न मनाते हैं। त्योहार असमिया नए साल की शुरुआत और फसल के मौसम को चिन्हित करता है। 3 प्रकार के बिहू है जिन्हें विभिन्न समय अवधि के दौरान मनाया जाता है। रोंगाली या बोहाग बिहू अप्रैल में आता है। कोगली या कटी बिहू अक्टूबर में मनाया जाता है। भोगली या माघ बिहू जनवरी में मनाया जाता है। अप्रैल, अक्टूबर, जनवरी ये 3 बिहू हैं जो कि अलग अलग अप्रैल, अक्टूबर, जनवरी में मनाए जाते हैं। बिहू एक लोकनृत्य है जो बिहू त्योहार के दौरान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आईने ए अकबरी या फिर अकबरनामा, इन दोनों में से एक आपको मिला था।
तो आईने ए अकबरी में किसका वर्णन है, यह अकबरनामा किससे संबंधित है, किसका वर्णन, इस तरह से क्वेश्चन था अकबर का, और इस तरह से आपको मिल सकता है, या फिर आपका इस तरह से होगा अकबर के शासनकाल की प्रशासनिक रिपोर्ट का इसमें वर्णन देखने को मिलता है। अबुल फजल जो है अकबरनामा के लेखक थे। अकबर के शासन का इतिहास 3 खंडों में है। उपरोक्त कार्य के तीसरे खंड को आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। अकबर के शासनकाल का जो तीसरा खंड है इसको आईने अकबरी के रूप में जाना जाता है, जो अकबर के शासनकाल की प्रशासनिक रिपोर्ट है। अबुल फजल का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य रुकात था, जो अकबर और अन्य समकालीन राजकुमारों के पत्रों का संग्रह है। अकबरनामा जो तीसरे मुगल सम्राट अकबर की पुस्तक में अनुवाद करता है, उनको उनके दरबारी इतिहासकार और जीवनी लेखक अबुल फजल ने लिखा था। मूल रूप से फारसी में लिखा गया था, जो मुगल की दरबारी भाषा थी। पुस्तक में अकबर के शासनकाल के दौरान उनके जीवन समय का विशद और विस्तृत विवरण शामिल है। ऐसा माना जाता है कि इस पुस्तक को पूरा होने में 7 साल लगे थे। अबुल फजल अकबर दरबार में 9 रत्नों में से एक था। अकबर जो है 1556 से 1605 तीसरे मुगल सम्राट थे। अकबर ने अपने पिता हुमायूं के उत्तराधिकारी बने। क्लियर है। उन्होंने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना घर की पूजा नामक एक हाल का निर्माण करवाया था। आगरा का किला बनवाया था इन्होंने। फतेहपुर सीकरी का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राज तरंगिनी के लेखक कौन है? सही जवाब रहेगा कल्हन। कल्हन किसके लेखक है? इस तरह से भी आपका पूछा जा सकता है। कल्हन द्वारा लिखित राज तरंगिनी ऐतिहासिक पुस्तक है। संस्कृत भाषा में लिखा गया है इसको। राज तरंगिनी शब्द का अर्थ होता है राजाओं की नदी, है ना। कल्हन ने राज तरंगिनी की रचना 12वीं शताब्दी यानी 1100 से 1150 में की थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एस्चुरी का निर्माण किस नदी द्वारा किया जाता है? सही जवाब रहेगा नर्मदा नदी द्वारा एस्चुरी का निर्माण किया जाता है। यह मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद ताप्ती है। नर्मदा नदी का स्रोत नर्मदा कुंड जो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक में स्थित है। नर्मदा को रीवा या रेवा के नाम से भी जाना जाता है। रेवा, मेकल, सुता, सोमा देवी, इन सही सारे नामों से उसको जाना जाता है। मध्य प्रदेश के लोग पूरी तरह से नर्मदा नदी पर निर्भर है। वे नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मानते हैं और यह भारत की प्रमुख नदियों में से एक है, जो ताप्ती और माही के साथ पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। यह मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर बहती है, महाराष्ट्र में 74 किलोमीटर और गुजरात में 161 किलोमीटर होकर बहती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लेखा संघ संगठन अध्यक्ष पूछा था। इस तरह से कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाया है, इसीलिए हम आपको बताते हैं कि आपको एटलीस्ट एक ही क्वेश्चन पता है तो आप हमें क्वेश्चंस बताने की कोशिश करें ताकि हम आपको सटीक एनालिसिस 100% दे पाएं। अगला क्वेश्चन है, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष शुरू हुआ था? 1969 में हुआ था। देखिए 19 जुलाई 1969 को 14 प्रमुख निजी बैंक वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 6 और वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण का जो दूसरा दौर था ये 1980 में शुरू हुआ था। क्लियर है। तो पहली बार हुआ था 19 जुलाई 1970 को, दूसरी बार हुआ था 1980 को। विलय के बाद भारत में कुल 12 सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की जो थीम थी ये थी पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। 1974 से हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका आदर्श वाक्य सरकारों, व्यवसायों, मशहूर हस्तियों, नागरिकों को एक दबाव वाले पर्यावरणीय मुद्दे पर अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विकसित करना है। क्लियर है। और विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की जो थीम है ये केवल एक पृथ्वी थी। क्लियर है। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम है ये बिट प्लास्टिक पॉल्यूशन, इसकी थीम रखी गई 2023 की। 2022 की 2021 का पूछा गया है, इसलिए 22-23 का भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, IUCN का फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ। इसके द्वारा कौन सी पुस्तक प्रकाशित की जाती है? सही जवाब रहेगा रेड डाटा बुक पुस्तक इसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। रेड डेटा बुक ICUN द्वारा प्रकाशित की जाती है। रेड डेटा बुक में संकटग्रस्त प्रजातियों की पूरी सूची है। IUCN का जो मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। IUCN 1996 द्वारा प्रदान की गई रेड डेटा बुक को बनाए रखने के उद्देश्य निम्नानुसार है। वैश्विक स्तर पर प्रजातियों और उप प्रजातियों की स्थिति पर वैज्ञानिक रूप से आधारित जानकारी प्रदान करना, संकटग्रस्त जैव विविधता के परिणाम और महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीति और निर्णय लेने को प्रभावित करने के लिए, जैविक विविधता के संरक्षण के लिए कार्यवाही करने के लिए मार्गदर्शन के लिए जानकारी प्रदान करना। IUCN लाल सूची विश्व की जैव विविधता के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेत है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जब नदी समुद्र में मिलती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे मुहाना बोला जाता है। मुहाना बोला जाता है उसे। मुहाना वहाँ क्षेत्र है जहाँ मीठे पानी की नदी या जलधारा समुद्र में मिलती है। मुहाना में खारा महासागर मीठे पानी की नदी के साथ मिल जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप खारा पानी बन जाता है। क्लियर है।
अगला क्वेश्चन है 2008 में किसे सर्वश्रेष्ठ एथलीट कौन थे, यानी कि 2008 में सर्वश्रेष्ठ एथलीट कौन थे, इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा था। एग्जैक्ट ये क्वेश्चंस भी हमें नहीं मिल पाया है। गाइस देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, नेशनल का जो करंट अफेयर है हम आपको एग्जाम टाउन चैनल पर कवर करवा रहे हैं। हर दिन आपके 2-2, 3-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं नेशनल करंट अफेयर से। क्लियर है? तो एग्जाम टाउन पर जाकर विजिट कर लेकर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हमने स्पोर्ट्स करंट अफेयर वाला वीडियो भी डाल दिया है। सैन्य अभ्यास, इंडेक्स सूचकांक, वर्तमान में कौन क्या, नियुक्तियां, ये सारे वीडियोस डाल दिए, आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज हमारा, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है, तो कबीरदास जी की। बीजक भारत, देखिए बीजक जो है भगत कबीर की मुख्य प्रमाणिक कृति है। इस कृति को कबीर पंथ की पवित्र पुस्तक माना जाता है। मसीद, देखिए मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, साखी 187 का ही है। इसे पढ़कर जो है भ्रम में पड़ जाते हैं लोग कि कबीर साहेब ने तो कलम कागज छुआई नहीं, तो ये कैसे इनकी रचना हुई। बीजक उनकी रचना नहीं किंतु परिवर्तियों की है, और परंतु यह जो धारणाएं सर्वथा भ्रमपूर्ण है। उन्होंने यदि मसी कागज नहीं छुआ तो मुख से जो जनाया, अर्थात आप समय समय पर बीजक के पद सुख से कह गए और उनको शिष्य जन जो है लिपिबद्ध करते गए, तो इस तरह से इसको लिखा गया था। इस तरह से इनकी रचना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की राजधानी बीजिंग से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। एग्जैक्ट क्वेश्चन ये भी नहीं मिल पाया है। इसके अलावा अश्वघोष, ये मुझे जहां तक लग रहा है अश्वघोष होगा, अश्वघोष है ना, जिन्होंने हमें बताया उन्होंने अश्वघोष बताया कि अश्वघोष ही पूछा था, वो श्योर था इस चीज़ को लेकर, तो हमने फिर वही डाल दिया कि ज़्यादा फिर कुछ और डालने से भी मतलब इसमें नहीं है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा गया। आप कमेंट करके बताइएगा कि अश्वघोष था या फिर ऐसा ही कुछ पूछा गया था। कमेंट में जो लोग एग्जाम देकर आए हैं वो आप हमें बताने की कोशिश करिएगा। क्लियर है? तो ये इतने क्वेश्चंस थे जो कि हमें मिले हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चंस। देखिए गाइस, हमारा स्पेशल ऑफर चल रहा है, स्वतंत्रता दिवस स्पेशल ऑफर। इसके तहत आपको अप टू 90% तक का छूट चल रही है हमारे सभी कोर्सेज पर। तो 12 से 17 अगस्त तक ये ऑफर चलेगा, इसके बाद में समाप्त हो जाएगा। अगर आपने इनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा। 15 अगस्त आपको कूपन कोड अप्लाई करना है और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई डाउट कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? हमारी पुलिस कांस्टेबल 2023 की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न की। इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ओनली और 99 रुपीज़ में ये मिल रही है। हमारी सब इंस्पेक्टर की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, इसमें इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छे स्पेशल ऑफर इस पर भी चल रहा है। ये ई बुक है हमारी करंट अफेयर 2023 की, मध्य प्रदेश का पूरा करंट अफेयर इसमें है, जाकर विजिट करिएगा। ये 2022 की बुक है और ये एमपीजी की टेस्ट सीरीज और ये वीडियो कोर्स है। तो इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में आप कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, क्वेश्चन है अगला। देखिए यहाँ पर साइंस के क्वेश्चंस की बात करते हैं। साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का जीव संकेतक है? लाइकेन करेक्ट आंसर आपका रहेगा। इनमें से कौन सी ब्रायोफाइटा की विशेषता नहीं है? संवहनी ऊतक करेक्ट आंसर रहेगा। वनस्पति से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो श्वेत प्रकाश के नीले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य छोटी होती है और वायु के अणुओं द्वारा सबसे अधिक बिखेरी जाती है, इसलिए जो आकाश जो है नीला दिखाई देता है। एसआई मात्रक से डेली क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके, आज भी पूछा गया। कवक से संबंधित भी क्वेश्चन आपका पूछा गया। सांस लेते हैं तो आभासी गैस सा प्रतीत होता है, इस तरह से कुछ क्वेश्चंस था। एग्जैक्ट ये क्वेश्चंस नहीं मिल पाया है। रासायनिक परिवर्तन से क्वेश्चन आपका बना है, मात्रक से क्वेश्चन बना है आपका। इसके अलावा द्रव्यमान संरक्षण का नियम निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो एंटोनी लॉरेंट लाओ इसियर के द्वारा बेसिकली ये दिया गया था। तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा। ये इतने क्वेश्चन हमें मिले हैं पूरे साइंस के। बात करें मैथ्स की, तो गाइस मैथ्स में SICI से 5 से 6 नंबर के क्वेश्चंस बने हैं। परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चंस बने, लाभानी से क्वेश्चंस बने, सरलीकरण से 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए, बोर्डमास से 1 क्वेश्चन बना है, समीकरण से क्वेश्चंस पूछा गया, औसत से क्वेश्चन पूछा है। इसके अलावा संख्या पद्धति से क्वेश्चंस बनाए, अनुपात समानुपात से क्वेश्चंस पूछा गया, क्षेत्रमिति से 3 से 4 क्वेश्चंस बने, विभाजिता के नियम से 3 से 4 क्वेश्चंस बने हैं। ये पूरा मैथ्स का है। बात करें रीजनिंग की, कथन निष्कर्ष से 2 से 3 क्वेश्चन है, दर्पण प्रतिबिंब से 6 से 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अल्फाबेट सीरीज से क्वेश्चंस बने हैं, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके, कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, नंबर सीरीज से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मिसिंग नंबर से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। गाइज नेशनल का करंट अफेयर इस चैनल पर कवर करवा रहे एग्जाम टाउन पर, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर से आप विजिट कर लीजिएगा। नया वीडियो भी इस चैनल पर आ चुका है, क्लियर है, तो आप जरूर से जाकर एक बार विजिट करिएगा। सिलोजिस में से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं, एनालॉजी से भी क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। इन सभी टॉपिक्स आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं, इनको अच्छे खासे प्रिपेयर करके रखिएगा, क्योंकि पैटर्न वही है, कुछ भी चेंज यहाँ पर इस बार देखने को नहीं मिला है। तो आप एक बार जरूर से विजिट कर लीजिएगा। देखिए ये स्पेशल ऑफर चल रहा है और ये आप विजिट कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं।
क्लियर है। तो इन सभी टेस्ट सीरीज और ई बुक्स वगैरह जो भी है आप जाकर डिस्काउंट ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छूट दी जा रही है हमारे सभी कोर्सेज पर। तो आप विजिट कर लीजिएगा एक बार, आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। गाइज इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगी। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों के लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में ये 3 स्टेप फॉलो करेंगे, आसानी से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। क्लियर है। तो आप जाकर इस पर विजिट कर सकते हैं। गाइज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अगर आपने लाइक अभी तक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले आपके लिए, और अच्छी से अच्छी वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहें। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। क्लियर है गाइज। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।